अब बताइए क्या दिख रहा है आपको? सर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रलाइजेशन दिख रहा है टॉपिक। अच्छा, टॉपिक दिख गया। अभी बताइए कितनी क्लैरिटी है, बताइए। तो मैं इसको हाइड ही कर देता हूँ। तो अब देखो, अभी आप अपना कोई भी एक बच्चा नाम बताए और क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट है वो सर बहुत मैं जरूरी है। सर मैं पढ़ूं। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे, उसके बाद में, हाँ, नाम बताइए। जशनप्रीत। जशनप्रीत, वेरी गुड जशनप्रीत, प्लीज स्टार्ट। Organisms create and use food by various ways. Example: some organisms break down food outside the body and absorb it. हम्म। Example: fungi like bread, molds, yeast, and mushrooms. Some take in food and break down inside the body. Example: animals. Some organisms take food from organisms eat them. Parasitism. Example: Cuscuta, ticks, lice, leeches, and tapeworms. जी, तो सबसे पहले कल भी हमने बच्चों चर्चा करी थी, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है, हेट्रोज का मतलब अदर्स और ट्रोपिक मीन्स टेकिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर्स। तो ये हेट्रोट्रोपिक का मतलब है कि जो दूसरे पर डिपेंड करते, दूसरे से फूड लेते हैं। हमने ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में फोटोसिंथेसिस पढ़ा, वो अपना खुद का फूड तैयार करते हैं। अब जो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते, दूसरे से फूड लेते हैं, तो वो प्रोसेस कहलाती है हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन में अभी बच्ची ने पढ़ा, इट इज द न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर फूड। ऑर्गेनिजम्स टेक एंड यूज फूड बाई वेरियस वेज, अलग अलग तरीके से फूड लेते हैं। सबसे पहला है, सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन फूड आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब इट। एग्जाम्पल फंगी लाइक ब्रेड मोल्ड्स, यीस्ट, मशरूम एटसेट्रा। इसका मतलब क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स फूड को ना लेकर के पहले बॉडी से बाहर फूड का डाइजेशन करते हैं, और डाइजेशन होने के बाद में सिंपल फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। और इसके एग्जाम्पल्स फंगी हैं, फंगी में ब्रेड मोल्ड्स है, यीस्ट है, मशरूम है। ये सिंपल फूड का, सिंपल फॉर्म का फूड है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। इसके बाद में सम टेक इन फूड एंड ब्रेक डाउन इनसाइड द बॉडी, मतलब कहने का क्या है कि कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स फूड लेने के बाद में उसको बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है एनिमल्स। सम ऑर्गेनिजम्स टेक फूड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो होस्ट को या अपने जो जिसकी बॉडी पर वो रहते हैं उसको मारते नहीं, बल्कि उनसे थोड़ा थोड़ा फूड लेते रहते हैं। होस्ट भी जीवित रहता है, पैरासाइट भी जीवित रहता है, तो वो प्रोसेस कहलाती है पैरासिटिज्म। एग्जाम्पल कस्कुटा, यहाँ पर आप इमेज भी देख पा रहे हैं, अमरबेल है। टिक्स, ये टिक्स आप देख पा रहे हैं, बहुत सारे चिंचड़ कीड़े, माइट्स, टर्माइट्स एनिमल्स की बॉडी पर होते हैं। आपकी बॉडी पर भी ह्यूमन पेडिकुलस या ह्यूमन लाइस होती है, जो जू होती है, वो पैरासाइट का काम करती है। लीचेज, लीच के बारे में आपने सुना होगा। एंड टेप वर्म जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। तो कुछ बहुत सारे पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। तो कहने का मतलब क्या है, जो आउटसाइड में अपना फूड पहले ब्रेक डाउन करेंगे और फिर लेंगे, तो ये फंगी इसका एग्जाम्पल। और दूसरा है पैरासाइट, जो सिंपल फॉर्म का फूड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं, बाकी एनिमल्स हैं, वो कॉम्प्लेक्स फूड लेते हैं, और उनका भोजन का जो ब्रेक डाउन है वो बॉडी के अंदर होता है। शुरू करें। Unicellular bilayer in the surface. As the complexity increases, example, amoeba captures food using temporary finger-like extensions, mitochondria of the cell surface. They fuse over the food particles, forming a food vacuole. In this, food breaks down into simpler ones and diffuse into cytoplasm. The undigested materials is moved to cell surface and thrown out. Paramecium takes food in at specific spot by the movement of cilia hair-like structure covering the cell. जी, तो कहने का मतलब यहाँ पर आप देखिए, जो हेट्रोट्रोफिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आप तीन कैटेगरी में बांट लीजिए।
सबसे पहला टाइप आप करिए सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म। सैप्रोफाइट्स में कौन आ गए? सैप्रोफाइट्स में देखिए आप, ये फंगी है, वो सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स है। उसके बाद में दूसरा टाइप है पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स है, पैरासाइट है। और तीसरे टाइप के जो ऑर्गेनिज्म है वो कहलाते हैं होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। तो तीनों के नाम आप बच्चों लिख ले। सबसे पहला सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म, दूसरा पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म, और तीसरा है होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स। तो यहां पर जो अमीबा दिया है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन है। और बच्चों होलोजोइक न्यूट्रिशन में आप ये समझ सकते हैं कि होल या कॉम्प्लेक्स फूड को वो एब्जॉर्ब करते हैं। जब होलोजोइक न्यूट्रिशन करना है तो 5 इसकी स्टेज होती हैं। सारे अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें, 5 स्टेजेस कौन सी हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन की। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है इंगल्फ करना, टेकिंग ऑफ फूड। इंजेशन, जब फूड गटक लिया है उसके बाद में दूसरा स्टेप आता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपलर मॉलिक्यूल्स। तीसरा पॉइंट है एब्जॉर्शन, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करना। चौथा पॉइंट है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी। और पांचवा पॉइंट है इजेशन। इजेशन का मतलब है कि जो अनडाइजेस्टेड अनवांटेड फूड है उसको रिलीज करना। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन है वो अमीबा से लेकर के आप लोगों की बॉडी में भी होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। पांचों स्टेज है वो आपको याद रखनी है, मैंने अभी आपको बोल दिया। अब शुरू करते हैं। यहां पर आप देखिए अमीबा है वो सबसे पहले फूड को इंगल्फ कर रहा है, तो इंजेशन कर रहा है। उसके बाद में फूड अंदर जाने के बाद में फूड वैक्यूल में ये अंदर चले जाने के बाद में उसमें डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद में सेल में डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब किया जाएगा, फिर यूटिलाइज किया जाएगा और उसके बाद में बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाएगा। पांचों स्टेप हैं यहाँ पर अमीबा में भी पाए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अमीबा इंजेशन कैसे करेगा। बच्चों आप याद रखिए कि अमीबा सिंगल सेल है, परंतु सारी एक्टिविटीज जो आपकी बॉडी में एक्टिविटीज होती है, लाइफ प्रोसेसेस होती है, अमीबा अमीबा है वो भी ये सारी एक्टिविटीज को शो करता है। न्यूट्रिशन में सबसे पहला पॉइंट मैंने अभी आपको बताया इंजेशन। ये क्या करेगा, अमीबा की सेल है वो इरेगुलर शेप की होती है। जब भी उसको ऑर्गेनिक फूड दिखता है वो डिटेक्ट करता है, ये ऑर्गेनिक फूड की ओर सूडोपोडिया बनाता है। सूडो का मतलब होता है बच्चों फॉल्स, और पोडिया मतलब फुट, फॉल्स फुट बनाता है ये आउट ग्रोथ बना करके, और उसको चारों ओर से घेरने की कोशिश करता है। घेरने के बाद में अब ये दोनों फुट है आपस में जुड़ जाएंगे, पोडिया है आपस में जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद में यहाँ एक तैयार हो जाएगी। देखो यहाँ आप देख पा रहे ये आपस में जुड़ गए, तो एक फूड एनसर्कल हो गया यहाँ पर। और इस स्ट्रक्चर को क्या बोल रहे हैं, फूड वैक्यूल बोल रहे हैं। फूड वैक्यूल बनने के बाद में इस फूड वैक्यूल के पास में लाइसोसोम्स आते। बच्चों आपने 9th क्लास में पढ़ा है लाइसोसोम्स क्या है, बताइए क्या होते हैं लाइसोसोम्स। सेल के अंदर सुसाइड बैग ऑफ द सेल क्या कहलाते हैं। सेल की आत्मघाती थैलियां कौन होती हैं वो बता दीजिए। हाँ, तो वही तो बात कर रहे हैं। लाइसोसोम्स के पास में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। तो फूड एंगल्फ होने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या है, डाइजेशन। तो लाइसोसोम्स इस फूड वैक्यूल के पास में आ जाएंगे, चारों ओर से इसको घेर लेंगे और इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम क्या होगा, ये इस फूड कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन होने के बाद में ये कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपलर फूड में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आता है एब्जॉर्शन। एब्जॉर्शन होने का मतलब है कि फूड वैक्यूल्स में डाइजेस्टेड फूड न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं सेल के द्वारा, और फिर सेल में उनका यूज होता है। और इसके बाद में जो अनवांटेड है अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो सेल मेम्ब्रेन के पास में आकर के फूड वैक्यूल है उसको रिमूव आउट कर देती है, थ्रोन आउट कर देती है। तो पूरी प्रोसेस है वो
पांचों स्टेप यहाँ पर न्यूट्रिशन के कंप्लीट हो जाते हैं। अभी कोई दूसरा बच्चा इसको फिर से पढ़े बच्चों, कोई अपना नाम बताए जल्दी से। सांची, ठीक है, आप पढ़िए, शुरू से पढ़िए, यूनिसेलुलर से पढ़िए। Unicellular organisms take food by their entire surface. As the complexity increases, specialized parts are formed to perform different functions. Example, amoeba captures food using temporary finger-like extensions, pseudopodia, of the cell surface. They fuse over the food particles, forming a food vacuole. In these, food breaks down into simpler ones and diffuse into cytoplasm. The undigested material is moved to the cell surface and thrown out. जी। Paramecium takes in at a specific spot of by the movement of cilia, hair-like structure covering the cell. जी, यहाँ पर अमीबा में तो हमने पढ़ लिया, या पैरामीशियम भी यूनिसेलुलर सेल है। आप यहाँ देख पा रहे हैं ये गुलेट मतलब इसमें होकर के ये फूड को लेता है। इसमें इसकी इनर लाइनिंग है, यहाँ पर सीलियम पाए जाते हैं, तो वाइब्रेशन होता है और वो गुलेट के द्वारा फूड को अंदर इंगल्फ करेगा, तो इंजेशन होगा। या इंजेशन के बाद में फूड वैक्यूल है, ये आप देख पा रहे हैं फूड वैक्यूल है, यहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम आएंगे और उसको ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करने के बाद में और फिर एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन, और उसके बाद में वो बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पैरामीशियम है, इसमें भी वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। अब शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये डायग्राम समझा देता हूँ बच्चों, आपको अपनी नोटबुक में डायग्राम है, जरूर अभी की अभी ड्रॉ कर लेना है। ये आपका बिल्कुल बुक में से डायग्राम दिया गया है। सबसे पहले आप देखेंगे ये टंग, ये माउथ, यहाँ एंटीरियर पार्ट है, माउथ है। माउथ ओपन होता है बकल कैविटी में। ये माउथ है वो अंदर की ओर खुलेगा, किसके अंदर? बकल कैविटी में खुलेगा। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं बकल कैविटी, ये वाला। और यहाँ ऊपर देखेंगे तो ये नेजल कैविटी है, ये वाली नेजल कैविटी है। कैविटी के अंदर ओपन होते हैं दोनों, एक कॉमन ओपनिंग में ओपन होते हैं, उसको फेरिंग्स बोलते हैं। और फेरिंग्स है फिर ओपन होती है ईसोफेगस में, जिसको आप फूड पाइप भी कह सकते हैं, ये ईसोफेगस है। अब बात करते हैं कि बकल कैविटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं बच्चों। सबसे पहले आउटर पार्ट है वो माउथ में लिप्स है, लिप्स के बाद में अपर और लोअर जॉ है, जबड़े हैं, जबड़ों में टीथ पाए जाते हैं। दांतों के बारे में भी ये बात सुनिए कि दांत, हमारे सारे दांत हैं वो एक जैसे नहीं होते, अलग अलग टाइप के होते हैं। और जब अलग टाइप के दांत मिलेंगे तो उसके लिए एक टर्म होती है हिटेरोडोंट। हिटेरोडोंट का मतलब होता है 4 काइंड्स ऑफ टीथ प्रेजेंट इन आवर माउथ। और वो दांत हैं आपके जबड़ों में फिक्स होते हैं, इसलिए इसके लिए एक और टर्म है थीकोडोंट, THECODONT, थीकोडोंट। तो our teeth fix in the bony socket of the jaw, that is called थीकोडोंट। और दांतों का काम आपको पता ही है, फूड को पीसना, मेस्टिकेट करना, कटिंग, ग्राइंडिंग, चर्निंग। इसके बाद में टंग है, टंग का काम भी है, वो टेस्ट लेती है, हमारे जो भोजन का स्वाद है उसको चखती है, और फूड को मिक्स करने में भी मदद करती है, गटकने में भी मदद करती है। इसके साथ में ही बकल कैविटी के अंदर 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होती हैं। यहाँ इस डायग्राम में देखिए 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक पेयर ऊपर की ओर आपके जस्ट कान के पास में जबड़े में अंदर होता है, ऊपर के जबड़े की ओर 1 पेयर सैलिवरी ग्लैंड, एक निचले वाले जबड़े में होता है, और एक जस्ट आपकी गले में, या ये बोलना चाहिए टंग के नीचे होता है। तो 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलीवा का सीक्रेशन करती हैं। सलीवा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड को लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, नम बनाता है और उसको निगलने में मदद करता है। इसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि
ईसोफेगस ये फूड पाइप है। फूड पाइप ओपन होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर आप यहाँ देख पा रहे हैं। ये वाली स्ट्रक्चर है। ये क्या है, सारी की सारी स्ट्रक्चर क्या है भाई? ये पूरी स्ट्रक्चर है हाँ, स्टमक है, जिसको आप पेट बोल सकते हैं। आपके भूख है वो यहीं पर लगती है। एक्चुअली में तो बच्चों भूख दिमाग में लगती है, परंतु फूड है वो यहाँ पर आकर के स्टोर होता है स्टमक में। स्टमक के क्या कार्य होंगे वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टमक से बाद में फूड जाएगा। ये आगे का पार्ट है, वो जे शेप या सी शेप स्ट्रक्चर है, जिसको बोलते हैं ड्यूडीनम। और ड्यूडीनम के बाद में इसको यहाँ ड्यूडीनम है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडीनम, जेजुनम और लास्ट में इलियम, तीन पार्ट होते हैं। और ये स्मॉल इसलिए बोल रहे हैं कि पतली होती है, बाकी लंबी बहुत होती है। तो स्मॉल ये मत समझिए कि ये छोटी होती है। स्मॉल का मतलब है पतली होती है, लंबी बहुत होती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ये वाली लार्ज इंटेस्टाइन, ये आप देख पा रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन है, ये देख रहे हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन का मतलब ये लंबी नहीं होती है, बड़ी होती है, चौड़ी होती है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के भी तीन पार्ट होते हैं। ऊपर की ओर जाती है तो असेंडिंग लिम्ब, यहाँ ट्रांसवर्सली आती है तो ट्रांसवर्स कहलाएगी, और फिर डिसेंडिंग कहलाएगी, और लास्ट में फिर ओपन हो जाती है रेक्टम में। ये आप देख रहे हैं एक थैली है रेक्टम, और रेक्टम ओपन इनटू एनस। तो ये सारी स्ट्रक्चर है, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में पाई जाती है, इसलिए इसको एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं बच्चों। इसके साथ में ही कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जूसेज का सीक्रेशन करती हैं। सबसे बड़ी ग्लैंड हमारी बॉडी में है, आप यहाँ देख पा रहे हैं लीवर। ये लीवर है वो, या ये देखिए लीवर यहाँ लिखा हुआ है। लीवर के ऊपर गाल ब्लेडर होता है, और गाल ब्लेडर है वो बाइल जूस का सीक्रेशन करता है। और इसके साथ में ही पेनक्रियाज होता है। यहाँ पर एक पेनक्रियाज आप देख पा रहे हैं, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, पेनक्रियाज पाया जाता है यहाँ स्टमक के नीचे। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वो डाइजेशन में क्या क्या रोल प्ले करते हैं सारा पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आप देखिए ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल इज ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम द माउथ टू द एनस। पूरी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं। ये कैनाल कहते हैं इसको, कैनाल का मतलब नाली है, तंत्र है, जिसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे माउथ से ही शुरू कर रहे हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं बच्चों, अभी ये सारे पॉइंट हैं आपको पढ़ने हैं। सांची के अलावा कोई दूसरा बच्चा है बेटा? कोई बॉयज में कोई नाम आ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। किताब पढ़ना नहीं जानते फिर बॉयज? कोई भी बच्चा नाम, मैं नाम बोलूं क्या किसी का? अरब, अरब है क्या? अरब, अरुण कुमार, ये तो बात गलत है। देवराज, हरमन, कोई बात नहीं। किताब पढ़ना नहीं आता है तो फिर बोलेंगे। हाँ हरमन, हरमन आप पढ़िए, आपको स्क्रीन दिख रही है? यस सर। पढ़ो बेटा। It is the breakdown of complex food with the help of enzymes into smaller absorbable molecules. जी, In mouth, food is chewed with the help of teeth and muscular tongue, and it is mixed with saliva secreted by salivary glands. Teeth are used to crush the food into small particles. Salivary
amylase enzymes that breaks down starch to simple sugar. बहुत बढ़िया भाई हरमन। देखो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, फूड का डाइजेशन का मतलब क्या होता है। डाइजेशन का मीनिंग समझ लीजिए, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू स्मॉलर एब्जॉर्बेबल मॉलिक्यूल्स। किसके द्वारा टूट रहा है, एंजाइम्स के द्वारा वो ब्रेक डाउन होता है। इन माउथ फूड इज च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ, ये आपको पता ही है नहीं, मस्कुलर टंग, एंड इट इज मिक्स्ड विद सलीवा सीक्रेटेड बाय सलीवरी ग्लैंड। या आप देख पा रहे हैं सलीवरी ग्लैंड है, ये पैरोटिड ग्लैंड है, ये कान के पास में होती है दोनों साइड में पैरोटिड ग्लैंड। ये जबड़े में, निचले वाले जबड़े में होती है, इसको जब सबलिंगुअल ग्लैंड बोलते हैं। और आपकी जीभ के नीचे होती है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो इस तरीके से ये सलीवरी ग्लैंड्स हैं जो सलीवा का सिक्रेशन करती है। टीथ आर यूज टू क्रश द फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ये सभी जानते हैं। सलीवा कंटेन सलीवरी एमाइलेज एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च टू सिंपलर शुगर। तो डायग्राम हमने यहाँ देखा, ये आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिप है, लोअर लिप, अपर जॉ, लोअर जॉ। यहाँ पर टीथ के बारे में बता देता हूँ। ये जो दांत हैं, चार ऊपर के बिल्कुल सामने वाले दांत हैं, इनको बोलते हैं इंसाइजर। ये सामने वाले दांत हैं वो क्या कहलाएंगे, मैं इनको हाईलाइट भी कर रहा हूँ, इंसाइजर। नीचे भी चार दांत हैं, इनको भी इंसाइजर बोलते हैं। तो चार ऊपर चार नीचे कितने हो गए, इंसाइजर, टोटल 8 हो गए। इसके बाद में कैनाइन, दूसरे टाइप की टीथ है, ये कैनाइन है, ये वाले कैनाइन जो जिन कीले हैं, ये यहाँ एक कैनाइन है, यहाँ दूसरा कैनाइन है, यहाँ तीसरा कैनाइन है और यहाँ चौथा कैनाइन है। तो चार इसमें यहाँ पर क्या हो गए, कैनाइन हो गए, जो कुत्ते में बहुत बड़े होते हैं ये कीले। इसके बाद में कैनाइन के जस्ट बाद के दो दांत हैं, ये आप डाड कह सकते हैं, ये दो दांत हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्रीमोलर कहलाते हैं। दो इधर हैं और यहाँ पर भी दो प्रीमोलर है, ये दो, और नीचे भी दो दांत हैं, ये वाले दो दांत, यहाँ पर भी दो नीचे कैनाइन के जस्ट बाद वाले दांत हैं, तो ये भी क्या है, प्रीमोलर है। और लास्ट वाले जो दांत हैं, तीन इधर हैं, तीन इधर हैं और दो इधर दिख रहे हैं, यहाँ पर तीन ही होंगे और यहाँ तीन है। तो टोटल क्या है कि ये तीन इधर 6 और 6 12 आपके क्या हैं, मोलर्स हैं। तो दांतों के प्रकार हो गए, सबसे पहले ये कैनाइन सामने वाले, उसके ये सबसे पहले हैं इंसाइजर, उसके बाद में कैनाइन, फिर प्रीमोलर और लास्ट वाले जो टीथ हैं वो कहलाते हैं मोलर्स। टोटल जो दांत होते हैं वो कितने हैं, 28 हैं, तो 14 ऊपर 14 नीचे होंगे। अभी बच्चों आपको 28 दांत नहीं होंगे, आप गिन के देखेंगे तो 28 नहीं होंगे, क्योंकि आप जब 12वीं पास कर जाएंगे या कॉलेज में चले जाएंगे तो आपके 32 दांत होंगे। वो जो बाद में दांत आते हैं उनको विजडम टीथ बोलते हैं। आवाज नहीं आ रही अभी, भाई कोई बच्चे ने माइक ऑन कर रखा होगा इसलिए। सर आपकी आवाज डबल होके आ रही है। बच्चे माइक ऑन ऑफ कर दें तो डबल आवाज नहीं आएगी। अभी भी डबल आ रही है क्या? नो सर। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया, तो ये सामने वाले दांत हैं वो इंसाइजर ऊपर नीचे, उसके बाद में बगल के जो कीले हैं उनको कैनाइन बोलते हैं। फिर दो इसके पास वाली जो डाढ़े हैं वो कहलाती हैं प्रीमोलर, यहाँ प्रीमोलर और यहाँ प्रीमोलर, 4 हो गए, इधर प्रीमोलर और प्रीमोलर 4 हो गए, 8 हो गए, और लास्ट में जो टीथ होते हैं वो मोलर्स कहलाते हैं। तो दांत हैं वो 4 प्रकार के हैं, इसलिए इसका टर्म हमने यूज किया था हेटेरोडोंट। और आप यहाँ देख पा रहे हैं टंग है,
टंग के बाद में ये पैलेट है, अपर जबड़ा है, उसके पैलेट यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट। यहाँ देखेंगे तो ये हार्ड दिखेगा, ये वाला एरिया हार्ड दिखेगा, थोड़ा से अंदर की ओर जीभ से ही अगर आप दबा के देखें तो ये एरिया है वो सॉफ्ट दिखता है। इसको हम सॉफ्ट पैलेट, और जो ये वाला पार्ट है वो क्या कहलाएगा, हार्ड पैलेट कहलाएगा। और ये सैलिवरी ग्लैंड है वो हमने यहाँ पर देख ही ली। तो नेक्स्ट पार्ट है, एक एक्सपेरिमेंट दिया है डाइजेशन के लिए। तो कोई बच्चा अब ये एक्सपेरिमेंट पढ़े भाई। तो मैं पढ़ूं। जी। Experiment to show the action of saliva. Hmm. Take 1 ml starch solution in test tube A and B. Add 1 ml saliva to test tube A and leave both test tubes undisturbed for 20 to 30 minutes. Now add a few drops of dilute iodine solution into the test tube. In test tube, blue blood lumps. It indicates presence of starch in test tube. No color change occurs because starch is digested by salivary amylase. हाँ, तो यहाँ पर ये क्या एक्सपेरिमेंट दिया है, दोनों में हमने क्या किया, एक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन लिया, मतलब स्टार्च पाउडर होता है उसका सॉल्यूशन बना करके दोनों टेस्ट ट्यूब में स्टार्च ले लिया। स्टार्च लेने के बाद में हमने इसमें 1-2 बूंद आयोडीन की डाली। कल भी हमने पढ़ा कि आयोडीन है वो स्टार्च के साथ में ब्लू ब्लैक कलर देती है, तो ब्लू कलर हो जाता है। इसमें ए वाली टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया, यहाँ पर सैलिवा जो लार होती है, लार आपने इसमें मिक्स कर दी, तो थोड़े समय के बाद में ये ब्लू कलर है वो डिसअपियर हो गया है। पहली वाली टेस्ट ट्यूब में आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई ब्लू कलर नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ ए टेस्ट ट्यूब में जो स्टार्च था उसने उसको डाइजेस्ट कर दिया गया। किसके द्वारा डाइजेस्ट कर लिया गया है, सैलिवरी एमाइलेज के द्वारा। सैलिवरी एमाइलेज आपने किस में, लार डाली थी ना इसमें, तो लार डालने की वजह से इसने स्टार्च को डाइजेस्ट कर दिया, और जब स्टार्च गायब हो जाएगा तो कलर भी डिसअपियर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जो सैलिवरी एमाइलेज है वो स्टार्च के डाइजेशन में मदद करता है। ये एक्सपेरिमेंटली हमने प्रूव कर लिया। जी, प्लीज कंटिन्यू। The lining of alimentary canal is soft for smooth passage of food. The muscles in the lining contract rhythmically to push the food forward. It is called peristalsis. It helps to process the food properly in parts. From the mouth, food is moved through esophagus and great stomach. Stomach is a large organ which expands when food enters its muscular walls, helping mix the food slowly with digesting. जी, तो सबसे पहली बात सुनिए कि जो भी एलिमेंट्री ट्रैक्ट है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसकी इनर लाइनिंग है वो सॉफ्ट होती है, स्मूथ मसल्स के द्वारा कवर्ड होती है। इसकी जो वॉल है वो स्मूथ मसल्स रखती है। सॉफ्ट होने से फूड को आसानी से वो मूव करने में या फिसलने में मदद करती है। साथ में ही आप देखेंगे कि फूड है वो जैसे ही आप कोई भोजन को गटकते हैं, निकलते हैं, तो एकदम से वो स्टमक में जाके, ऐसा नहीं है कि सीधे जाके यहाँ पड़ जाएगा। वो फूड धीरे धीरे मूवमेंट करता है, मस्कुलर मूवमेंट की वजह से, मसल्स के मूवमेंट की वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो इस तरीके का मूवमेंट है वो क्या कहलाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहलाता है। पेरिस्टाल्सिस का मतलब है कि पीछे की मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, आगे की रिलैक्स होती है, तो फूड है वो धीरे धीरे पैसेज में आगे बढ़ता है। इस तरीके का मूवमेंट है पेरिस्टाल्सिस कहलाता है फूड का। इसके साथ में ही फूड है वो कहाँ पहुंच गया, स्टमक में पहुंच गया। स्टमक है वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसकी वॉल है वो मस्कुलर होती है। थिक मस्कुलर वॉल होने की वजह से मसल्स के मूवमेंट के द्वारा ये फूड को पीसने में, मिक्स करने में
हेल्प करते हैं। साथ में ही इसकी वॉल के द्वारा कई सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी रिलीज होते हैं। इसकी वॉल के द्वारा जो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं उनको हम जूस के फॉर्म में बोलते हैं, और इस जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। स्टमक की वॉल के द्वारा जो एंजाइम्स और एसिड या दूसरे सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जो मिक्सचर रिलीज होता है, उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो पहले तो इसने मसल्स के द्वारा पीसने का काम किया, साथ में ही गैस्ट्रिक जूस है वो फूड को केमिकली ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। ये आप देखिए, बच्ची कोई दूसरा बच्चा नाम बताए और पढ़े भाई। Sachin, हाँ पढ़िए। food digestion, stomach wall contain gastric glands. They release hydrochloric acid, pepsin, a protein digestion enzyme, and mucus. HCl creates an acidic medium which facilitates the action of pepsin. It also helps to destroy harmful bacteria. The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid. Sometimes HCl acid acts on the wall, causing a burning sensation. This is called acidity. जी, यहाँ पर क्या बताया है कि इसकी वॉल के द्वारा कई सारे जो सीक्रेशन जो किया जाता है उसको गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा जो सीक्रेशन होता है गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। ग्लैंड का मतलब ही क्या होता है, सीक्रेशन करने वाली स्ट्रक्चर्स है, और वो कहाँ पर लोकेट है, ये स्टमक की वॉल में है, इसलिए इसको इनको सभी को हम क्या बोल रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोल रहे हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा क्या क्या चीज़ें रिलीज होती हैं, सबसे पहले हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बच्चों याद रखिए, आपकी स्टमक वॉल के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिलीज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि 0.5 से लेकर के 1.5 pH उसका होता है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड है कि आपकी हथेली पे डाल दिया जाए तो वो नीचे तक पार हो जाएगा, इतना खतरनाक एसिड आपके स्टमक वॉल के द्वारा रिलीज होता है। ये क्या काम करेगा, HCl है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद भी ये बहुत फायदे का है। क्या काम करता है कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट काम है। HCl का पहला फंक्शन कर क्या है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू द फूड। क्यों एसिडिक मीडियम चाहिए, क्योंकि इस एसिडिक मीडियम में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम कौन से हैं, ये पेप्सिन नाम दिया है यहाँ पर, आप याद रखिए। पेप्सिन है वो जब तक एसिडिक मीडियम नहीं मिलेगा वो एक्टिवेट नहीं होगा, प्रोटीन का डाइजेशन ही नहीं शुरू होगा। तो पहला काम HCl ने क्या किया, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू द फूड, एंड सेकंड एक्टिवेट द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को एक्टिवेट किया। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो काम है, इट ऑल्सो हेल्प टू डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया। जो फूड के साथ में हार्मफुल बैक्टीरिया आ गए थे उनको ब्रेक डाउन करने में या उनको किल करने में भी मदद करता है। तो 3 काम है HCl के। सबसे पहला प्रोवाइड एसिडिक मीडियम, दूसरा एक्टिवेट प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, और तीसरा फंक्शन है किल द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम्स अलोंग विद द फूड। तो 3 काम इसके द्वारा होते हैं HCl के। इसके साथ में ही अब एक बहुत बड़ी बात निकल के आती है, जब इतना खतरनाक एसिड है तो हमारे स्टमक को क्यों नहीं डैमेज करता। इसको इसलिए डैमेज नहीं करता क्योंकि इसकी वॉल है वो प्रोटेक्ट होती है किसके द्वारा, म्यूकस के द्वारा। म्यूकस वॉल है, यहाँ पूरे लेयर है इसके, यहाँ पर म्यूकस की कवरिंग चढ़ी हुई है। जब म्यूकस कवरिंग होगी तो वो क्या करेगा, HCl को स्टमक वॉल के कांटेक्ट में ही नहीं आने देगा। यहाँ पूरी लेयर है वो क्या चढ़ी हुई है कि ये म्यूकस चढ़ी हुई है, और इस वजह से HCl इसके पास में ही नहीं आएगा, कांटेक्ट में नहीं आएगा। जब कांटेक्ट में नहीं आएगा तो वो इसको डैमेज नहीं कर सकता।
और डाइजेस्टिव एंजाइम है वो अम, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिन होता है, और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए एमाइलेज एंजाइम होता है। तो दो एंजाइम होते हैं जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कर देते हैं। याद रखिए कि स्टमक में फैट को डाइजेस्ट करने वाले कोई एंजाइम नहीं रिलीज हो रहे अभी तक। तो घी खा रहे हो तो अभी इसका डाइजेशन नहीं हो रहा है। बच्चों 1 मिनट रुकिए आप, मैं एक साइन कर देता हूँ, उसके बाद में क्लास कंटिन्यू करेंगे। क्या है ये हाउस वाला अच्छा, कहाँ शिवालिक सिंह ये है ना, कर देता हूँ। और बताओ, थैंक यू। एक सैनिटाइजर की बोतल ला के रख दो। अभी मिल जाएगी जरूर लाऊंगा। हाँ ठीक है बच्चों, तो ये बात आपको समझ में आ गई पूरी। Yes, sir. सबसे पहले बात है कि HCl है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को एक्टिवेट करता है, साथ में ही जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, और एमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। अभी यहाँ पर फैट का, लिपिड का डाइजेशन नहीं होता क्योंकि इनको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम नहीं रिलीज हो रहे गैस्ट्रिक जूस में। और इसके साथ में ही कई बार ऐसा होता है बच्चों, टेंशन की वजह से या पूरी रात जगने की वजह से या और कोई स्ट्रेस की वजह से आपके स्टमक में फूड जब आता है तो ही HCl रिलीज होता है। कई बार बिना फूड के ही HCl रिलीज होता है या ज़्यादा मात्रा में रिलीज हो जाता है, तो पेट में जलन होने लग जाती है, आग लगना शुरू हो जाती है। वो क्या कहलाती है? एसिडिटी कहलाती है। एसिडिटी, क्योंकि आप अभी ये बच्चे हैं तो आपको ये महसूस नहीं होता होगा, परंतु अपने माँ बाप से या अपने दादा दादी से पूछिए, उनको एसिडिटी जरूर होती है क्योंकि हमारा खान पान है वो बदल रहा है। तो एसिडिटी है वो भी बहुत सारे लोगों को एक समस्या के रूप में उभर कर आ रही है। जी नेक्स्ट। This insulin muscle regulates the exit of food in small amounts from stomach into small intestine. Small intestine is the longest and highly coiled part of alimentary canal in animals. Length of small intestine differs based on the food they eat. Example, herbivores need a longer small intestine. Meat is easier to digest, so carnivores have a short. जी आज आज हम सिर्फ इतना ही पॉइंट करेंगे, यहाँ तक ही करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले यहाँ ये देखिए, दो वाल्व पाए जाते हैं, स्पिंक्टर पाए जाते हैं। आप स्पिंक्टर को एक बोल सकते हैं कि ये एक तरीके के कवरिंग है, नोजल है जो रेगुलेट करती है। एक ऊपर की ओर एक संकुचन है, कॉन्स्ट्रिक्शन है, ये वाला एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, और दूसरा कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पर दिखाया है। जो ऊपर वाला कॉन्स्ट्रिक्शन है स्टोमक का, उसको इसोफेजियल स्पिंक्टर बोलते हैं, और नीचे वाला कॉन्स्ट्रिक्शन है उसको पाइलोरिक स्पिंक्टर बोलते हैं। ये स्पिंक्टर का क्या मतलब होता है बच्चों? जब भोजन इसके अंदर आ जाता है, स्पिंक्टर के ये स्टोमक में आ जाता है, तो दोनों स्पिंक्टर बंद हो जाते हैं। बंद होकर के भोजन को अच्छी तरह मथा जाता है, पीसा जाता है, मिक्स किया जाता है। अगर आप इमेजिन करके देखिए, ये स्पिंक्टर नहीं होंगे, ये वाल्व अगर इनमें नहीं होंगे तो वो क्या हो जाएगा? ये मथा जाएगा, पीसा जाएगा, तो वो तो बाहर निकल जाएगा। फूड है वो इसके अंदर टिकेगा ही नहीं। तो दोनों वाल्व हैं वो क्या होते हैं? बंद हो करके, और फूड को अच्छी तरह मथा जाता है, पीसा जाता है, ग्राइंड किया जाता है, चर्निंग की जाती है। और देखिए, जब उल्टी होती है, हमें कई बार उल्टी होती है ना बच्चों,
उल्टी होती है तो सिर्फ ये वाल्व ओपन होता है, यहाँ ये वाल्व ओपन होकर के और ऊपर मुंह से और कचरा बाहर निकल जाता है। आप ये भी देखे होंगे उल्टी के जस्ट बाद में और दांत खट्टे हो जाते हैं। तो दांत खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ एसिड भरा हुआ था, ये एसिड आपके मुंह के अंदर, मुंह से बाहर निकलता है तो दांत खट्टे हो जाते हैं। और याद रखिए कि उल्टी होते समय ये नीचे वाला स्फिंक्टर है वो कभी ओपन नहीं होता। अगर ये भी ओपन हो जाए तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाएगा, नीचे का कचरा ऊपर से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो स्फिंक्टर का बहुत बड़ा रोल है। जब ये फूड को पीसा जाता है तो ये दोनों बंद हो जाते हैं। और एक दूसरी और इम्पोर्टेंट बात, मान लीजिए आपने जूस लिक्विड फॉर्म में फूड लिया, अगर ये वाल्व नहीं होंगे तो वो तो ऊपर से आपने गाला और नीचे निकल जाएगा। इसलिए फूड को थोड़े समय तक रोकने के लिए एक स्फिंक्टर है, वो वाल्व काम आते हैं। और इसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो आप यहाँ देख पा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा भी डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज होते हैं और फिर डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है। जो हर्बीवोर होते हैं उनको डाइजेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जो घास फूस है उसको डाइजेस्ट होने में समय ज़्यादा लगता है, सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए। इसलिए शाकाहारी जानवरों की स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, जबकि जो मांसाहारी होते हैं उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो छोटी होती है। आगे का पॉइंट है वो कल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।